तो सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम लोग आते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक्चुअली में क्या है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई उनके जो प्री इलेक्शंस कमिटमेंट थे, प्री इलेक्शन कमिटमेंट का मतलब उन्होंने बोला था कि इलेक्शन में आने से पहले कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कट करेंगे, या जो जितने भी इंपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब, और उसमें से स्पेशली आपका जो चाइना से गुड इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग टैरिफ बढ़ा देंगे। अब टैरिफ जब इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और जब टैक्स कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इन दोनों स्टेप से क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ेगा। और जब महंगाई दर बढ़ता है तो सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है। और जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो पता नहीं। डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पता नहीं है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गाइस प्लीज अपने माइक को आप बंद रखिए, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर मैसिव कॉर्पोरेट टैक्स कट एंड टैरिफ्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब स्पेशली चाइना। और ये जो मेजर्स हैं ये इन्फ्लेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि अ, आग को भड़काने वाली बात, तो वैसे ही ऐसा कुछ ये काम कर रहा है। जो आपके न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट है उनके जो प्री इलेक्शन प्रोमिसेस हैं वो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगे, यानी महंगाई दर को बूस्ट करेंगे। और उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ का जो फेड है, फेड कौन है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। और इंटरेस्ट रेट को जब इंक्रीज करेगा तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट यूज द टैक्स का टूल एज ए टूल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। उससे क्या होता है, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, या जो लोग नए हैं वो एडवांस क्लासेस में ज्वाइन करके इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्ड में स्टडी कर सकते हैं। अब सारा का सारा फोकस चला गया यूएस सीपीआई डेटा की तरफ। लास्ट वीक आपका सीपीआई डेटा आया था। सीपीआई डेटा किस लिए आता है, इन्फ्लेशन को नापने का पैरामीटर है, बेंचमार्क टूल है इन्फ्लेशन का सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डेटा आपका इंक्रीज होके आया था। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस कि भाई पिछले महीने कितना मेरा कंट्री का इन्फ्लेशन था, इस महीने कितना इन्फ्लेशन है, मंथ ऑन मंथ। और एक होता है ईयर ऑन ईयर कि अक्टूबर मंथ के अंदर इन्फ्लेशन पिछले साल अक्टूबर के अंदर कितना था और आज इस साल अक्टूबर के अंदर क्या इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होके आया था। अब जब इंटरेस्ट इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होके आ रहा है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट क्यों रिड्यूस करेगी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ेगा। तो अब कोशिश क्या हो रही है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई जो फेड है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, अब वो साइड में बैठ जाएगा। क्योंकि पहले वो बहुत चिल्ला रहा था कि नहीं भाई हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, नवंबर में भी रिड्यूस करेंगे, दिसंबर में भी रिड्यूस करेंगे। तो अभी चांसेस नहीं लग रहे कि वो रिड्यूस करेंगे, क्योंकि सारे डेटास पॉजिटिव आते जा रहे हैं। और 37% केवल चांसेस हैं कि अभी कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, और 57% चांसेस है कि जनवरी के अंदर भी वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कब करा जाता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तब करा जाता है जब आपका इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई दर है वो अंडर कंट्रोल हो, ठीक है। दूसरा कब करा जाता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो। जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के हाई होने से क्या होगा कि भाई देश में अगर बेरोजगारी है तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, भाई जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए उनको भैया पैसा चाहिए, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। तो अगर उनको चीप मनी नहीं मिलेगा, सस्ता पैसा नहीं मिलेगा, उनके लिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। तो जब उनके पास सस्ता पैसा होगा तभी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, अलग अलग जगह यूनिट खोल पाएंगे, अलग अलग जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए जब ये सारे डेटा जीडीपी नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। और रिड्यूस होने से क्या होता है, इसके रिpercussions क्या होते हैं
कि जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, हर किसी के हाथ में जब एक सस्ता पैसा मिलने लगता है, तो लोग खर्चा करना चालू करेंगे, खर्चा करना चालू करेंगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ये पूरा विशेष सर्किल है एक, ठीक है ना, एक सर्किल है ये पूरा। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। अभी जो ट्रेडर्स का जो फोकस है वो आपका ग्लोबल पीएमआई डेटा के ऊपर है। नवंबर का डेटा आपका फ्राइडे को आएगा। अगर ये डेटा थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक आता है, यानी ये डेटा बताता है कि भाई हमारे इकोनॉमी की हालत ठीक है, हमारे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर इकोनॉमी के हालात अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो लोग खर्चा कर रहे हैं, पीपल आर स्पेंडिंग मोर, पीपल आर गेटिंग मोर जॉब्स इनटू द इकोनॉमी, ठीक है ना, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, इंसेंटिव्स बढ़ेंगे, वो खर्चा करेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डॉलर भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपको फ्राइडे को जो पीएमआई डेटा है उस पर आपको नजर रखनी है। तो ये आपके फंडामेंटल डेटा हो गया यूएस का। अब आगे चलते हैं। सेम डे, उसी दिन फ्राइडे को ही आपका यूरोजोन का और यूके के भी पीएमआई नंबर्स निकलेंगे नवंबर मंथ के, ठीक है। इन द यूरो एरिया द बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी डेटा फॉर क्वार्टर 3 एंड द rebound in CPI inflation for October have lessened the likelihood of a 50 basis rate cut by ECB at the upcoming decision, ठीक है। अब जो ये नंबर्स हैं, जीडीपी डेटा नंबर्स आपके बेटर देन एक्सपेक्टेड आए, सीपीआई में इंक्रीज हुआ, तो ये 50 बेसिस पॉइंट जो रेट कट है ईसीबी का, जो दिसंबर के अंदर मीटिंग है उसके अंदर चांसेस यही होंगे कि भाई 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट नहीं हुआ, दिस इज पॉजिटिव फॉर द यूरो। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है तो ये यूरो के लिए नेगेटिव है। फिर आपके जो पीएमआई नंबर्स हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कंसर्न्स अभी भी वही हैं। अगर हायर टैरिफ बाय a Trump-led US government could weigh on the euro area economy, revived speculation for bold action by the ECB in December, with the euro tumbling to a more than 1 year low. Even if the PMIs point to some further improvement in business activity for November, concerns about the impact of Trump policies could remain elevated। यानी अगर पीएमआई नंबर्स अच्छे आए यूरो जोन के, उसके बाद भी ये कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि जो ट्रम्प के पॉलिसी का इम्पैक्ट है वो हायर साइड रहेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर इनके ऊपर बनाए रखेगा। तो यूरो अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत ज्यादा लंबी रेस कवर नहीं कर पाएगा, बहुत लंबा मैदान कवर नहीं कर पाएगा और वापस नीचे गिर जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा प्रेशर यूरो के लिए क्या है कि तो जर्मनी के अंदर अभी पॉलिटिकल सीन चल रहा है, यानी अभी कुछ टाइम पहले जो एक कोलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है, नई गवर्नमेंट बनने के लिए इट इज अ लेंदी प्रोसेस टू फॉर्म ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट में रिजल्ट इन डिलेज इन एंटरिंग नेगोशिएशन विद द यूएस टू फाइंडिंग सम कॉमन ग्राउंड ऑन ट्रेड। यानी अभी हो क्या रहा है कि भाई अभी जो जर्मनी के अंदर जो पॉलिटिकल डिजास्टर चल रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो जनवरी तक बनेगी, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है। तो जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक वहां पे उथल पुथल होती रहेगी कुछ ना कुछ, विच इज नेगेटिव फॉर दी यूरो। अब हम आ जाते हैं कि उसी दिन आपका सीपीआई नंबर, पीएमआई नंबर्स के अलावा आपका यूके का, यूके का आपका क्या है, वेनेसडे को आपका सीपीआई नंबर है, ठीक है। और फ्राइडे को आपका क्या है, रिटेल सेल्स नंबर भी है। यानी अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होके आता है, रिटेल सेल्स नंबर इंक्रीज होके आता है, विच इज पॉजिटिव फॉर द जीबीपी। अभी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था बाय 25 बेसिस पॉइंट, बट उन्होंने इस बात को चेतावनी दी, सिग्नल इट दैट इट विल प्रोसीड विद कॉशन ऑन द पेस ऑफ फर्दर ईजिंग। उन्होंने इस बात की चेतावनी है, एक हिंट दे दिया कि भाई आने वाले समय में हम सोच समझ के इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। कौन से डेटा की बात कर रहा है? उसी पे डेटा की बात कर रहा है। वो कह रहा है जी इन्फ्लेशन हमारा वापस एलिवेटेड लेवल यानी हायर लेवल पे जा रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है जी पीएमआई डेटा का नंबर पॉजिटिव आता है और रिटेल सेल्स नंबर भी आते हैं, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में कंडीशन बहुत अच्छी है, पीपल आर परचेजिंग मोर, रिटेल सेल्स सेक्टर आर डूइंग ग्रेट। तो यानी लोग खर्च कर रहे हैं, लोगों की इनकम अच्छी है, वेजेस अच्छे हैं लोगों के, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो अभी 18% चांसेस हैं केवल कि वो रिडक्शन दिसंबर में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टर पॉइंट रिडक्शन हो सकता है आपका मार्च 2025 में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कनाडा और जापान के भी आपके सीपीआई नंबर्स हैं, कल हैं, कैनेडियन के आपके नंबर्स कल हैं। फ्राइडे को आपका जापान का सीपीआई डेटा है, दोनों इन्फ्लेशन के बेंचमार्क हैं आपके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि यूएसडी कैड है फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो आप,
कि यूएसडी कैड का अगर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन नंबर अगर इंक्रीज होके आते हैं तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हैं, और इसका इम्पैक्ट करेंसी पे क्या पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। यानी कैनेडियन डॉलर ऊपर जाएगा और यूएसडी नीचे आएगा, तो एज ए होल ये पूरी करेंसी नीचे आएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आपका नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के चांसेस हैं, तो कैनेडियन डॉलर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव। तो कैड नीचे आएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा, तो एज ए होल करेंसी ऊपर जाएगा यूएसडी कैड। तो ये कल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपको नजर रखनी है। जापान की अगर हम बात करते हैं, जापान, द बैंक ऑफ जापान लेफ्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज ऑन October 31st। अब 31 अक्टूबर को बैंक ऑफ जापान की आपकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में बैंक ऑफ जापान के सब मेंबर्स मिले थे। उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया डेफिनेटली हम लोग दिसंबर के अंदर 13 बेसिस पॉइंट और 20 बेसिस पॉइंट हम लोग जनवरी के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो जेपीवाई के लिए पॉजिटिव है। बाकी जितने भी करेंसीज हैं, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, एनजेटी जेपीवाई, सबके लिए नेगेटिव हो जाएगा, वो नीचे जाएंगी सारी। तो ये आपके फंडामेंटल फैक्टर्स है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि लास्ट टाइम जब डॉलर इंडेक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने बोला था कि भाई मैक्सिमम ये जो है 107.10 तक जाएगा। ये नंबर्स तो मैंने पहले ही मार्क करे हुए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ये सारी चीजें। तो वहीं तक एग्जैक्ट 107.12 तक गया, और वहां से इसने रिजेक्शन लिया। अगले दिन इसने क्या बनाया, हैंगिंग मैन। कौन सा कैंडल बनाया है इसने, हैंगिंग मैन। सब लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है। अब हैंगिंग मैन जो कैंडल है, एक बेरिश पैटर्न होता है, बेरिश कैंडल होता है, जो आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड बनता है। तो ये जब भी बाजार में टॉप लगना होता है, तो ये कैंडल बनता है 99% केसेस के अंदर। अब इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी, इसकी कंफर्मेशन तब मिलेगी जब इस कैंडल के लो के नीचे कभी भी डेली चार्ट में कैंडल क्लोज हो जाएगा। जब डेली चार्ट में कैंडल इस हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज हो जाएगा, और उस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, तो एक फर्दर सेलिंग प्रेशर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और इस सेलिंग प्रेशर के अंदर आपको एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कई लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या सर ये सीधा सीधा गिरेगा। भाई आई कांट से ये सीधा सीधा गिरेगा। ये ऐसा भी गिर सकता है, नीचे आए, थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक देगा, फिर नीचे जा सकता है, और ये सीधा सीधा भी जा सकता है। तो ये कैसी मूवमेंट होगी ये मेरे को भी नहीं पता भाई। ठीक है ना, मार्केट किस तरीके से उसको ट्रीट करेगा। लेकिन यस, यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि इसके क्लोजिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर में ये आ जाए। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाती है फेड की, या कोई ये लोग कुछ बदमाशी करते हैं, तो और अगर इन्होंने टेक्निकली मैं बता रहा हूँ 107.12 के ऊपर, इस हाई के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मारता है, तो यहाँ से सीधे 109.70 तक ये जाएगा। 200 पिप की रैली कम से कम यहाँ से देगा। तो वो आपको समझ लेना है कि आपको क्या उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हो। ये हाई का स्टॉप लॉस है, ये कट गया तो यहाँ से तेजी आपको देखने को मिलेगी। यूरो यूएसडी पे आ जाओ। यूरो यूएसडी पे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि भाई 500 के आसपास है, बाय ट्रेड ले लेना। 496 का लो लगाया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। 450 का मैंने बोला था एसएल देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 1.0450। तो ये अगर कटा तो गॉड नोस कहाँ तक जाएगा। लेकिन 450 इज द लास्ट होप फॉर द बुल्स। तेजी खेलने वालों के लिए जो लास्ट उम्मीद का घर है वो 450 का है। इस लेवल के नीचे अगर कैंडल बंद हो गया डेली चार्ट पे, तो भाई मेरे को भी नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड है तब तक देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 700 तक आपका ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे 2 आवर्स के चार्ट में यहाँ पे हैमर बनाया। काइंड ऑफ हैमर है, 100% हैमर नहीं, क्योंकि हैमर के ऊपर विक नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मार्केट में कभी भी आपको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं परफेक्टली अगर हैमर बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको ये नहीं बताता कि भाई मैं हैमर बनाने जा रहा हूँ, वो एक साइकोलॉजी होती है बेसिकली। ठीक है ना। तो उस पे आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो। आपका 450 का एसएल रहेगा आपका। ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे भी अगर आप देखोगे ऑन द डेली चार्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट इसने यहाँ पे देखो, कितना बढ़िया सपोर्ट इस लेवल पे लिया है। पहले भी यहाँ से बाजार ऊपर गया था, अभी भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है आपका। ठीक है। तो इस सपोर्ट के अंदर मैं वेट करूंगा कि आज का दिन एटलीस्ट ये ग्रीन कैंडल बनाए जो ये बना रहा है, और रात को 3:30 बजे से पहले, यानी जब दिन चेंज होगा,
नया दिन आएगा रात को 1:30 या 3:30 बजे, वॉट एवर, ये आपका 1:30 के आसपास आएगा। तो 1:30 के बाद जब नया दिन चालू होगा, तो अगर ये ग्रीन रहा पूरे दिन, और इसका अगर हाई ब्रेक, यानी कल ट्यूसडे को इसका अगर हाई ब्रेक होता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से 2750 तक ये ऊपर आपका बाउंस बैक मार सकता है। तब आप 2600 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जीबीपी जेपीवाई ने बहुत अच्छा फॉल दिया ऑन दी ग्राउंड्स कि भाई, अभी देखो जेपीवाई में इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो जेपीवाई क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जो बेस करेंसी है जीबीपी, उसका क्या होगा, वो वीक होगा, तो वो वीक हो रहा है। लेकिन अभी एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 196.50 के लेवल पे, विच इज द प्रीवियस सपोर्ट लेवल, यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करने आता है, विच इज बिकम रेजिस्टेंस नाउ, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 198.50 का आप एसएल ले सकते हो, और टारगेट आप 193.50 के आप ले सकते हो। ठीक है ना। एयूडी यूएसडी में आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन दी ग्राउंड्स कि डॉलर इंडेक्स आपका वीक हो रहा है। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लग चुका है ना। यहाँ पे एक आपका एक सिमेट्रिकल ट्राइंग डिसेंडिंग ट्राइंगल बना था बनने को, तो लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो कोई नहीं, आप बाइक का ट्रेड ले सकते हो। 6520 6540 तक के आपके टारगेट रहेंगे। और ये वाला जो 6440 का, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। यूएसडी कैड बहुत अच्छा नीचे आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मंथली चार्ट पे इसने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि इन दी डेज टू कम ये आपका बहुत ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पे मंथली चार्ट पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। यहाँ पे 4300 तक जा सकता है, और उसके बाद ये 4600 तक ऊपर जा सकता है। तो ये पहले भी एकदम जल्दबाजी में ऊपर गया है, तो अभी भी जल्दबाजी में ऊपर जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कल के आपके इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। तो कल के इन्फ्लेशन डेटा का वेट करो। अदरवाइज टेक्निकल ग्राउंड्स पे यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म इस ये चीज का स्टॉप लॉस लेके आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये 3950 तक गिर सकता है। ओवरऑल अगर ये 3950 तक आता है या 3900 तक आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन क्रिएट करो। 3800 का एसएल रखो, और टारगेट 200 300 पे ऊपर तक के टारगेट ले सकते हो। यूएसडी सीएचएफ आपका वीक है। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे 1800 8750 तक आ सकता है। अगर आप लोगों की पॉकेट अलाउ करती है, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। ये वाला जो हेड है, ये इसका हाई रहेगा, और टारगेट आपका मैंने 8750 तक के टारगेट मैंने आपको दे दिए। अब गोल्ड पे आ जाओ। आप लोग कहते हो सर कैंडल पैटर्न काम नहीं करती, मैं कहता हूँ वही काम करता है और कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे आप देखो इनसाइड डे बना, तो ये, और इसके पहले ये वाला कैंडल देखो, तो ये हो गया आपका मदर कैंडल, ये हो गया आपका बेबी कैंडल। मदर कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, आपको बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और देखो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। अब रीजन क्या है इसका भगने का? आज का जो रीजन है इसके भगने का, वो है आपका क्लियरली जियो पॉलिटिकल टेंशन। अभी जियो पॉलिटिकल तो हमें सैटरडे संडे को पता लगी कि भाई, क्योंकि बीच में तो रुक गई थी जियो पॉलिटिकल, अचानक से वापस से जो इसराइल प्राइम मिनिस्टर है उसके घर पे बॉम्बिंग बॉम्बार्डिंग हो गई। ठीक है, उधर बाइडेन साहब ने बोल दिया यूक्रेन को, भैया अपने रॉकेट वॉकेट तैयार कर लो, घुस जाओ रशिया के अंदर, मार गिराओ सबको। उधर रशिया के सपोर्ट में उधर नॉर्थ कोरिया जिमकॉन भाई साहब अपने सब टैंक वैंक लेके बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये सुबह हुई, इसलिए गैप अप ओपन हुआ। अब लेकिन हमारे को जो चार्ट पैटर्न ने, ये तो हमें थर्सडे को बता दिया था कि रिवर्सल आ सकता है, यानी स्मार्ट मनी यहीं पे एंटर कर गया था, स्मार्ट मनी। तो ये चीज आपको समझनी है। और इसलिए आपको एक अच्छी खासी तेजी डॉलर इंडेक्स गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। और इस प्रोसेस के अंदर अगर मान के चलो एक दो बम्बार्डिंग और होगी, एक दो बम बम और गिरा दी इन्होंने, तो ये 2640 और 2660 तक आपका गोल्ड ऊपर आ सकता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, जो कि इसका इनवर्स को रिलेशनशिप है, अगर डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जाता है और अगर बॉम्बार्डिंग रुक जाती है, या ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी राहत आ जाती है, तो ये वापस आपको $2500 देखने को मिलेगा। तो अभी जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है उसका खतरा टला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब फुल उसमें आ जाएंगे, फेज में आ जाएंगे ट्रम्प साहब, तो वो तो भैया वैसे ही नोटोरियस आदमी है। वो तो कभी किम जोन से मंगा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो मेरे को तो उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2025 के अंदर मेरे को एज पर दी टाइम साइकिल या एज पर दी लॉन्ग टर्म एनालिसिस, मेरे को लगता है कि $3000 तक आपका गोल्ड आना चाहिए। और आप लोगों को याद होगा, जब ये दो 2100 2200 होता था, तब मैं 2600 का टारगेट दिया करता था, 2800 का टारगेट दिया करता था दिसंबर 2024 के अंदर, जो सारे टारगेट अचीव हो गए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर ये गिरेगा तो $2400 तक आ जाएगा। लेकिन दिसंबर 2025 तक ये आपका $3000 तक जा सकता है।
अब यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया जो भी मैंने लेवल्स दिए हैं आपको, ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होता है उसके लिए ना तो बुलवेल एकेडमी ना ही मैं, हम लोग कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए। ठीक है ना, तो आपको बस ये बताना है कि भाई कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है। बाकी आप जो भी ट्रेड लें अपने मेंटर से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही ट्रेड करें। अब आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है किसी भी करेंसी पेयर रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी करेंसी पेयर से रिलेटेड अगर, क्योंकि आज हम स्ट्रेटेजी कवर नहीं करेंगे बिकॉज पीपल आर वेरी लेस, और सारे मेरे स्टूडेंट टाइप में ही हैं सारे, तो आज कोई स्ट्रेटेजी हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक अब हम स्ट्रेटेजी को कवर अप करेंगे। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज नहीं है तो थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन बाय, टेक केयर।